गुड इवनिंग सभी साथियों को। अर्थशास्त्र की क्लास में आज हम एक नए टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और उसका नाम है गरीबी या निर्धनता, जिसे हम कहते हैं, या फिर गरीबी। ठीक है, चलिए सभी को गुड इवनिंग। और इसी टॉपिक को हम समझते हैं, इम्पोर्टेंट होता है निर्धनता और बेरोजगारी, ये दोनों टॉपिक यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं कि गरीबी क्या होती है। सबसे पहली बात, गरीबी एक सामाजिक संकल्पना होती है, मतलब समाज में पाई जाने वाली एक अवधारणा है। और दूसरी बात, गरीबी की अगर बात करें तो इसमें एक समाज के एक ऐसे वर्ग की बात होती है जो अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, उसी को गरीब कहा जाता है। ठीक है, तो गरीबी क्या होती है इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, गरीबी एक सामाजिक संकल्पना है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गरीबी किस प्रकार की संकल्पना है, तो एक सामाजिक संकल्पना है, ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि गरीबी समाज में पाई जाती है और समाज में पाई जाने वाली एक संकल्पना है। अब गरीबी का अर्थ समाज के एक ऐसे वर्ग से है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। गरीबी समाज के एक ऐसे वर्ग से संबंधित है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। ठीक है, तो गरीबी एक सामाजिक संकल्पना है। और दूसरी बात, गरीबी एक का संबंध एक ऐसे वर्ग से है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को। और इसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। गरीबी क्या होती है इसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, गरीबी के प्रकार की अगर बात करें, गरीबी के प्रकार या निर्धनता के प्रकार कह लो, गरीबी दो प्रकार की होती है। एक सापेक्ष गरीबी होती है, सापेक्ष गरीबी, और दूसरी होती है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, या कह लो कि सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। अब बात करते हैं सबसे पहले सापेक्ष निर्धनता क्या होती है, या गरीबी लिख देते हैं हम, गरीबी शब्द को लेके चल रहे हैं। तो सापेक्ष गरीबी का मतलब क्या है और निरपेक्ष गरीबी का मतलब क्या है। अब सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं इसको समझना, कि सापेक्ष गरीबी का मतलब है कि एक ऐसी गरीबी जिसमें आय की विषमताओं का मापन किया जाता है। ठीक है, सापेक्ष गरीबी में आय की विषमताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आय की विषमताओं का अध्ययन करते हैं। अब सापेक्ष गरीबी का मतलब समझना कि देखा जाता है कि भाई आय की समाज में कितनी विषमता पाई जा रही है। अब एक वर्ग ऐसा है जिसके पास बहुत अधिक धन है और दूसरा ऐसा है जिसके पास कम धन है, तो आय की कितनी विषमता पाई जा रही है ना, मतलब यह है कि उनके बीच में कितनी विषमता है उसका मापन जिससे करते हैं उसे हम कहते हैं सापेक्ष गरीबी। ठीक है, तो सापेक्ष गरीबी में आय की विषमताओं का अध्ययन किया जाता है या मापन किया जाता है, आय की विषमताओं का मापन किया जाता है। ठीक है, तो सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं,
ऐसी गरीबी जिसमें आय की विषमताओं का मापन किया जाता है। आय की समानताएं और विषमताएं, ठीक है, कितना दोनों में अंतर है, कितनी ज्यादा दोनों में समानता है और कितनी असमानता है। अब आय की विषमताओं का जब अध्ययन किया जाता है, विषमता में समता और असमता दोनों आएंगी कि भाई कितनी समानता है कितनी असमानता है, उसका अध्ययन करते हैं सापेक्ष गरीबी द्वारा। अब इस प्रकार की गरीबी देखो, इस प्रकार की गरीबी विकसित देशों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? विकसित देशों में पाई जाती है। यह ध्यान रखेंगे, विकसित देशों में पाई जाती है, ये बात ध्यान रखना है। जो सापेक्ष गरीबी होती है ये कहां पाई जाती है? जो डेवलप कंट्रीज है उनमें। अब वहां पर ऐसा नहीं होता कि भाई रोटी कपड़ा मकान के लिए दिक्कत नहीं है, वहां पर यह है समाज का जो वर्ग है उनमें आय की विषमताएं होती है। एक वर्ग ऐसा होता है बहुत अमीर होता है, एक कम अमीर होता है, तो उनको उनमें समानता लाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो वहां पर इस प्रकार की गरीबी विकसित देशों में पाई जाती है जिनमें आय की विषमताएं पाई जाती हैं। एक वर्ग बहुत अमीर है, एक कम अमीर है, तो उसके मापन के लिए सापेक्ष गरीबी उपयोगी होती है, ठीक है। सापेक्ष गरीबी का मापन किससे होता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सापेक्ष गरीबी का मापन इसके मापन की दो विधियां हैं। एक कहलाती है लॉरेंज वक्र विधि, दूसरी कहलाती है गिन्नी गुणांक विधि। नंबर 1 होती है लॉरेंज वक्र विधि, दूसरी होती है गिन्नी गुणांक विधि। इन विधियों से सापेक्ष निर्धनता का मापन किया जाता है, ठीक है। लॉरेंज वक्र विधि और गिन्नी गुणांक विधि, क्लियर हो गया। अब एक बार फिर से देखो, मैंने क्या कहा? गरीबी एक सामाजिक संकल्पना है। दूसरा, गरीबी समाज के एक ऐसे वर्ग से संबंधित है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है उनकी पूर्ति नहीं कर पाता। गरीबी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की, एक सापेक्ष गरीबी और एक निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं? सापेक्ष गरीबी में आय की विषमताओं का मापन किया जाता है। एक ऐसी गरीबी जिसमें आय की विषमताओं का मापन करते हैं उसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं, और इस प्रकार की गरीबी विकसित देशों में पाई जाती है। सापेक्ष गरीबी का मापन एक तो लॉरेंज वक्र विधि से करते हैं, दूसरा गिन्नी गुणांक विधि से करते हैं, ठीक है। तो ये सापेक्ष गरीबी तक की चीजें तो हमारी क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी की। इतना लिखिए फटाफट, फिर हम हेडिंग लिखेंगे निरपेक्ष गरीबी और उसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अब आप हेडिंग लिखेंगे निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष के बाद दूसरी गरीबी आती है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष में तो देखा जाता है कि भाई एक के सापेक्ष दूसरा कितना गरीब है उसको देखा जाता है, लेकिन निरपेक्ष गरीबी में देखा जाता है कि भाई समाज में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं उसका मापन किया जाता है, उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग लिखेंगे निरपेक्ष गरीबी। और निरपेक्ष गरीबी में सबसे पहली बात, यह एक व्यक्तिपरक अध्ययन है। मतलब इसमें देखा जाता है भाई कितने परसेंट लोग गरीब है, इसको देखा जाता है, तो ये व्यक्तिपरक अध्ययन माना जाता है, ठीक है। तो व्यक्तिपरक अध्ययन है। दूसरी बात, इस प्रकार की गरीबी में देखा जाता है कि भाई देश में कितने प्रतिशत लोग गरीब है, ठीक है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी में, इस प्रकार की गरीबी में अध्ययन किया जाता है या मापन किया जाता है
कि देश में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, कितने प्रतिशत व्यक्ति गरीब हैं, कितने प्रतिशत व्यक्ति गरीब है, इसका मापन करते हैं। ठीक है। और इस प्रकार की गरीबी विकासशील देशों में पाई जाती है। निरपेक्ष गरीबी या निरपेक्ष निर्धनता गरीबी विकासशील देशों में पाई जाती है। विकासशील देशों में पाई जाती है, देशों में पाई जाती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जो निरपेक्ष गरीबी होती है यह किन देशों में पाई जाती है, तो भारत जैसे विकासशील देशों में इस प्रकार की गरीबी पाई जाती है। ठीक है। अब इस प्रकार की गरीबी का मापन कैसे करते हैं इसको देखेंगे। अब वहां पर तो हमने देखा कि भाई एक तो लॉरेंज वक्र विधि थी, एक गिन्नी गुणांक विधि, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। ठीक है। इस प्रकार की गरीबी का मापन, इस प्रकार की गरीबी का मापन, गरीबी का मापन अब कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज देखेंगे कि भाई लोगों को कितने कैलोरी तक के लोगों को गरीब माना जाए, उसका आधार क्या होता है, कैलोरी के आधार पर। ठीक है। मापन कैसे करते हैं, नंबर 1 कैलोरी के आधार पर करते हैं, कैलोरी के आधार पर। इसमें कहा जाता है कि भाई अगर एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि इतनी कैलोरी भोजन जिसको मिल रहा है उसे गरीब नहीं माना जाएगा, उससे कम कैलोरी का भोजन जिस व्यक्ति को मिल रहा है उसे गरीब माना जाएगा। तो इस तरीके का इसका क्राइटेरिया रहता है। तो कैलोरी के आधार पर मापन करते हैं। और किसके आधार पर करते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर करते हैं। ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना जाता है, सूचकांक के आधार पर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर भी गरीबी का मापन होता है। और किसके आधार पर होता है, उपभोक्ता व्यय के आधार पर, कि उपभोक्ता एक वर्ष में अगर इतने रुपए कमा रहा है, इतने रुपए खर्च कर रहा है, तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। तीसरा क्या माना जाता है, उपभोक्ता व्यय के आधार पर, उपभोक्ता व्यय के आधार पर करते हैं। तो ये निरपेक्ष गरीबी के मापन के आधार। सापेक्ष गरीबी हमने कहा 2 विधियों से मापी जाती है, एक गिन्नी गुणांक विधि से, दूसरा लॉरेंज वक्र विधि से। लेकिन जो निरपेक्ष निर्धनता है उसे मापने के लिए एक तो कैलोरी को आधार बनाते हैं, दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसके आधार पर मापा जाता है। तीसरा उपभोक्ता के व्यय के आधार पर मापा जाता है कि भाई उपभोक्ता कितना एक साल में व्यय करता है, उसके आधार पर ये गरीबी का मापन किया जाता है। ठीक है। तो ये है निरपेक्ष गरीबी, इसको आप लोग समझेंगे, इंपॉर्टेंट होती है। और भारत के लिए तो यही गरीबी इंपॉर्टेंट है। यह एक व्यक्तिपरक अध्ययन है। इस प्रकार की गरीबी में मापन किया जाता है कि देश में कितने प्रतिशत व्यक्ति गरीब हैं। और निरपेक्ष गरीबी विकासशील देशों में पाई जाती है। और इस प्रकार की गरीबी का मापन कैलोरी के आधार पर करते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर और उपभोक्ता व्यय के आधार पर करते हैं। अब गरीबी के मापन हेतु विभिन्न समितियां समय समय पर बनी हुई है। उन समितियों की हम यहां पर बात करते हैं। आगे हेडिंग लिख लेना, गरीबी के मापन हेतु गठित समितियां। भारत में, भारत में गरीबी के मापन हेतु गठित समितियां। अब देखते हैं कि गरीबी के मापन के लिए भारत में कौन कौन सी समितियां कब कब बनी। ठीक है। नंबर 1 इसमें आता है रथ दांडेकर समिति। सबसे पहली समिति आती है रथ दांडेकर समिति। सबसे पहली समिति का नाम आप याद रखेंगे, रथ दांडेकर समिति। और इस समिति का जो गठन था 1971 में हुआ था। 1971 में इसका गठन किया था।
1971 में भारत सरकार ने एक समिति बनाई जिसका नाम है रथ दांडेकर समिति। और इस समिति ने गरीबी का आधार कैलोरी को माना, ठीक है। और इन्होंने गरीबी का आधार क्या माना? गरीबी का आधार कैलोरी को माना, ठीक है, कैलोरी माना। इनने कहा कि भाई अगर किसी व्यक्ति को 2250 कैलोरी प्रतिदिन का अगर भोजन मिलता है तो उस व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा, ठीक है। और कितनी कैलोरी कहा इन्होंने? 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए आधार माना। इन्होंने कहा कि भाई प्रतिदिन अगर किसी व्यक्ति को 2250 कैलोरी का भोजन मिलता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, और उससे कम कैलोरी का अगर किसी व्यक्ति को भोजन मिलता है तो उसे गरीब माना जाएगा। तो यह है सबसे पहली समिति, रथ दांडेकर समिति। इसका गठन हुआ था 1971 में, ठीक है। चलिए इसे जल्दी से लिखो और दूसरी समिति की तरफ हम फिर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरी समिति की तरफ बढ़ते हैं। गरीबी के मापन हेतु सबसे पहली समिति इंपोर्टेंट रथ दांडेकर समिति। और अब हम दूसरी समिति की बात करते हैं। उस समिति का नाम है वाई के अलग समिति, या सीधे सीधे इसे अलग समिति भी कहा जाता है, ठीक है। वाई के अलग समिति सीधा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अलग समिति का संबंध किससे है। ये 1979 में यह समिति बनी थी, और इस समिति ने भी गरीबी का आधार कैलोरी को माना। आधार क्या माना? कैलोरी। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से माना, ये इंपॉर्टेंट भी होता है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को आधार माना। इन्होंने कहा कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अगर किसी व्यक्ति को 2400 कैलोरी का भोजन मिलता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी को इन्होंने आधार माना। ये इंपॉर्टेंट आधार होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी का भोजन इसके लिए आवश्यक माना जाता है गरीबी के लिए। तो 2400 कैलोरी का अगर किसी को भोजन मिल रहा है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में अगर किसी व्यक्ति को 2100 कैलोरी का भोजन मिल रहा है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है लकड़ वाला समिति। तीसरा कौन सा आता है? लकड़ वाला समिति। यह भी इंपॉर्टेंट समिति होती है, लकड़ वाला समिति। इसका गठन कब हुआ? तो 1993 में लकड़ वाला समिति का गठन हुआ। और इन्होंने अपना आधार क्या माना? इन्होंने आधार जो है आधार इन्होंने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को माना। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को इन्होंने आधार माना, जिसे सीपीआई कहते हैं। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इन्होंने इसका आधार माना, ठीक है। और इन्होंने शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग तरीके से इसका मापन किया। इन्होंने शहरी क्षेत्र में जो औद्योगिक श्रमिक होते हैं उनके मूल्य को आधार माना, ठीक है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कौन होते हैं? वहां पर औद्योगिक श्रमिक नहीं होंगे, कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इन्होंने देखा। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में इन्होंने किसे देखा? औद्योगिक जो श्रमिक होते हैं, श्रमिकों के लिए सूचकांक देखा। जबकि यहां पर किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में किसका? कृषि श्रमिकों का जो मूल्य, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, उसको इन्होंने देखा, ठीक है। औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और कृषि श्रमिकों का
श्रमिकों का सीपीआई कह लो, औद्योगिक मूल्य सूचकांक का मापन किया, और कृषि श्रमिकों का सीपीआई, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक मूल्य सूचकांक को इन्होंने आधार बनाया, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों का औद्योगिक मूल्य सूचकांक का, कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इन्होंने आधार माना। ठीक है, तो लकड़वाला समिति कब बनी? 1993 में। सबसे पहले रथ दांडेकर समिति 1971, फिर अलग समिति 1979 और तीसरी समिति बनी लकड़वाला समिति 1993 में। अब जो पहली रथ दांडेकर समिति थी उन्होंने किसे आधार माना था? कैलोरी को। और वाई के अलग समिति ने किसे आधार माना था? तो कैलोरी को। जबकि यहां पर लकड़वाला समिति ने सीपीआई को इसका आधार माना, गरीबी का आधार क्या माना? सीपीआई। अब इंपॉर्टेंट समिति आती है तेंदुलकर समिति, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है इससे संबंधित, तेंदुलकर समिति।